हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का 3 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक कम्युनिटी पोस्ट या तो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो 3 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स देखने वाले हैं इस वीडियो पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट पर देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया गया टॉपिक्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि परिचय से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या आंसर करना है, कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये समस्याएं होती है अर्थशास्त्र के केंद्रीकृत समस्या। कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन की तकनीक, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान का चयन कैसे करना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण कैसा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन सभी सेटों में अलग अलग आता है। तो सभी सेटों के लिए ये सभी क्वेश्चन जो होने वाले हैं, अभी जो बताने वाला हूँ, वो सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, टॉपिक को समझे, कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उपभोक्ता व्यवहार से। उपभोक्ता व्यवहार में आपका जो कौन सा पढ़ना है, इसमें क्या क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार में जो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रेडियंट और स्लोप। तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर इसलिए होती है क्योंकि उपभोक्ता की जो आय होती है वो सीमित होती है। यदि उपभोक्ता एक वस्तु को अधिक मात्रा में लेना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं बजट रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट एंड स्लोप को कहते हैं। इसी वजह से जो नीचे की ओर होता है। उसके बाद बात करें आपका बजट लाइन क्या है, राइट इट्स इक्वेशन। तो बजट रेखा वह रेखा है, बजट रेखा क्या होती है, वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता द्वारा दी गई आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। तो इसमें आपका जो होता है P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू वाई, जहाँ पर P कीमत है, X मात्रा है और Y क्या है, यहाँ पर आय है। तो इस तरीके से इनके बारे में आपको लिखना है और समझाना भी है, क्योंकि ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लेनिंग होता है, जहाँ पर आपको समझाना भी पड़ता है। उसके बाद बात करें उपयोगिता के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें कौन कौन सी यूटिलिटी आती है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होता है, वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। औसत उपयोगिता की बात करते हैं तो औसत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता को इकाइयों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी तो इक्वल टू होता है एवरेज यूटिलिटी।
फिर बात करते हैं आपकी सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इट डिमांड कर्व। मांग वक्र पर चलन तथा मांग वक्र के खिसकाव में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन। तो चलन यानी कि मोमेंट की बात करें तो यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। मांग का विस्तार या संकुचन के कारण क्या होता है, आपका मोमेंट होता है। खिसकाव की बात करें तो यह कीमत के अलावा अन्य कारकों आय फैशन में परिवर्तन के कारण होता है। मांग में वृद्धि या कमी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, मोमेंट में कैसे होगा और खिसकाव क्या होगा, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका जो इनडिफरेंस कर्व होता है आईसी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तटस्थता वक्र या इसी को कहा जाता है आपका उदासीनता वक्र की 3 विशेषताएं लिखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तटस्थता वक्र की बात करें यानी कि इनडिफरेंस कर्व की बात करें तो ऋणात्मक ढाल तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ये ऋणात्मक ढाल होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है या मूल बिंदु ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स होती है, घटती एमआरएस के कारण। एक दूसरे को नहीं काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ये कारण भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नॉन इंटरसेक्टिंग टू आईसी इनडिफरेंस कर्व नेवर intersect each other. Negative slope downward from the left to right, convex to origin due to diminishing margin rate of substitution. फिर आपका है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई से क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, जिसको आपको ध्यान रखना है और इसको आपको याद करना है। कीमत विश्लेषण में आगम धारणाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवेन्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइस एनालिसिस। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आपका मूल्य निर्धारण। फर्म उस मात्रा का उत्पादन करती है जहाँ पर MR इक्वल टू MC हो। लाभ हानि का ज्ञान, यदि AR ग्रेटर देन AC है तो लाभ, यदि AR लेस देन AC है तो हानि। संतुलन की बात करें तो पूर्ण और अपूर्ण संतुलन में प्रतियोगिता में जो संतुलन होती है MR इक्वल टू MC होता है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा लिखना है। फिर बात करते हैं आपके औसत रिवेन्यू AR और मार्जिनल रिवेन्यू में संबंध बताना है। क्या संबंध होता है, जब AR एवरेज रिवेन्यू गिरता है तो MR हमेशा AR से कम होता है, तेजी से गिरता है। यदि AR स्थिर है यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता तो AR इक्वल टू MR होता है। उसके बाद बात करें आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति की कीमत लोच को मापने के प्रतिशत विधि और ज्यामिति विधि को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर प्रतिशत विधि की बात करें तो ES इक्वल टू होता है आपका परसेंटेज डेल्टा Q परसेंटेज डेल्टा T होता है, ये प्रतिशत विधि का फॉर्मूला होता है। फिर सेकंड की बात करें आपकी ज्यामिति विधि की बात करें, यदि पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरे तो ES इक्वल टू 1 होता है, y अक्ष को काटे तो ES ग्रेटर देन 1 और x अक्ष को काटे तो ES लेस देन 1 होगा। इस तरीके से आपको इनको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन होता है, वर्णन करने वाले ही प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का
वर्णन कीजिए। कैसे कारक को वर्णन करेंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वहाँ पर आपको समय यानी कि टाइम की बात करेंगे, टाइम फैक्टर्स होगा। दीर्घकाल में पूर्ति अधिक लोचदार होती है। सेकेंड पॉइंट में वस्तु की प्रकृति टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचदार और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु का जो होती है प्रकृति वो बेलोचदार होता है। उसके बाद लागत की बात करें, यदि उत्पादन लागत तेजी से बढ़ती है तो पूर्ति बेलोचदार। तो यहाँ पर लोचदार बेलोचदार, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम से क्वेश्चन आएगा। आपको कौन से क्वेश्चन यानी कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनता है वो आप कमेंट पर लिखें। उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को कवर कराएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताएं आपसे क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एंड जीएनपी के न्यूमेरिकल करना है। टाइप्स ऑफ ए में बात करेंगे प्रोडक्शन मेथड की एंड इनकम मेथड की बात करेंगे। आपको क्या क्या करना है। जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स प्लस आपकी आती है सर्विस। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला एक तरीके से और बना सकते हैं। और जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। इन्हीं फार्मूला के मदद से ये प्रोडक्शन मेथड आपका सॉल्व होगा। उसके बाद टाइप्स बी में आपका इनकम मेथड है, तो जहाँ पर आपका एनआई इक्वल टू होता है वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इनको आपको फोकस कर लेना है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके जीडीपी और जीएनपी के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लो में आपको अंतर याद करना है। क्या अंतर लिख सकते हैं? स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, प्रवाह यानी कि फ्लो होता है वो एक समय अवधि के लिए होता है। प्रकृति बात करेंगे तो स्टॉक स्थैतिक होता है और प्रवाह प्रावेगिक यानी कि गतिशीलता होती है इसमें। उदाहरण में संपत्ति स्टॉक है, आय क्या है, फ्लो है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस को माइंड में रख लेना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आसानी से कर पाओगे। उसके बाद बात करेंगे वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में अंतर बताना है। तो वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर होती है और विकास का सही सूचक है। मौद्रिक जीडीपी चालू कीमतों पर होती है और मुद्रास्फीति से प्रभावित होती है। तो और भी आप पॉइंट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि किस टॉपिक्स में कैसे आंसर को लिखना है। उसके बाद बात करेंगे आपके आय और रोजगार चैप्टर से, वहाँ से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है। प्रभावी मांग क्या है? तो प्रभावी मांग वह बिंदु है जहां समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। यह अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार को निर्धारित करता है। तो इन्हीं को ही आपको इन्हीं शब्दों को लेकर इसको समझाना है। उसके बाद बात करेंगे अत्यधिक मांग के प्रभाव की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर। पूर्ण रोजगार पर उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, अपूर्ण रोजगार पर उत्पादन बढ़ सकता है। तो ये सभी सेटों में लिया गया है। इफेक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड, अत्यधिक मांग के प्रभाव। उसके बाद है रोजगार पर, पूर्ण रोजगार पर रोजगार नहीं बढ़ेगा, अपूर्ण रोजगार पर बेरोजगारी कम होगी। पहले उत्पादन पर बताए, फिर रोजगार पर बताए, फिर कीमत पर बात करते हैं तो कीमत बढ़ेगी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारण। प्राइस विल रेस इन्फ्लेशन बिकॉज डिमांड एक्सेस सप्लाई। उसके बाद बात करेंगे अप्रभावी मांग या न्यून मांग किसे कहते हैं। डिफिशिएंट्री गैप्स क्या होता है? तो यहाँ पर अप्रभावी मांग या न्यून मांग किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसे अप्रभावी मांग कहते हैं। यह अवस्फीतिक अंतराल डिफ्लेशनरी गैप
लाती है। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को आपने इस वीडियो पर देखा, इसी को ही एक्सप्लेन करना है। इसको आप पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर ले, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम पर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट ऑन द वीडियो व्हाट ऑन द नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट आउट। थैंक यू सो मच।